हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू एम स्ट्रीम क्लासेस। मैं हूं अमित गुप्ता और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम भारत की अनुसूचियों तक डिस्कस कर चुके थे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज से हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में सारे आर्टिकल्स को। आर्टिकल में मैं पार्ट बाई पार्ट स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट 1। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपको भाग 1 से पार्ट 1 से कोई भी क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में आने वाला जो आज तक आपको कंफर्म नहीं हो पाया या कोई भी डाउट, सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाने हैं। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र, मीन्स यूनियन एंड इट्स स्टेट एंड टेरिटरीज। संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन करता है। मीन्स आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। तो भाग 1 के बारे में पूछा जा सकता है कभी कभी क्वेश्चन कि भाग 1 में किसका वर्णन है। तो आपको याद रखना है भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्रों का वर्णन है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अनुच्छेद भाग 1 कहता है कि भारत, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। मीन्स इंडिया दैट इज अ भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है वो क्या है, एक राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है। अनुच्छेद 1 का सेकेंड पार्ट कहता है कि राज्यों और क्षेत्रों की पहली सूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। राज्य और सूची है उनके क्षेत्रों को, राज्यों और क्षेत्रों को जो है वो पहली अनुसूची में उन्हें निर्दिष्ट किया जाएगा। मीन्स अगर अनुसूचियां मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको, अनुसूची 1 में मैंने बताया था राज्यों के बारे में। तो राज्य हैं जो, और उनकी जो भी चीजें वो किसमें निर्दिष्ट है, अनुसूची 1 में। अनुच्छेद 1 के थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें कहा गया कि भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। क्या क्या शामिल होंगे वो भी आइए देखते हैं। राज्यों के क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश तथा इस तरह के अन्य क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जा सकता है। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अच्छा, एक राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है वो 28 केंद्र शासित प्रदेश में से ही एक है। अच्छा, राज्यों की और केंद्र शासित राज्यों की बात आती है तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 28 स्टेट्स कैसे है और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा अनुसूचियों में तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अनुच्छेद 1 की बात की थी अभी हमने, आपको याद करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद द्वारा कानून संघ में प्रवेश कर सकती है या नए राज्यों को ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थापित कर सकती है जैसा कि वह उचित समझती है। मीन्स इंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स और टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मीन्स बात कहें कि सीधी सी सिंपल सी भाषा में कि नए राज्यों और नए क्षेत्रों के प्रवेश की बात अनुच्छेद 2 में की गई है। आपको केवल इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश और उनके एंट्री की बात करता है, एंट्रेंस की बात करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट भी हो सके, कई संशोधन भी हो सके। तो आपको बता दूं, जैसे 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1974 में और जिसके तहत सिक्किम एक एसोसिएटेड स्टेट के रूप में भारत में जोड़ा गया। इसके बाद में 36 अमेंडमेंट हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, जिसमें सिक्किम को 82वां 22nd स्टेट बनाया गया भारत का। मतलब 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किसको, सिक्किम राज्य को। और 1974 में जब 35वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे एसोसिएटेड स्टेट के रूप में भारत में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों और क्षेत्रों के इंट्रेंस की बात करता है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी भी क्षेत्र को अलग करके या 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी भी राज्य के किसी भी भाग को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकता है। मीन्स कहता है कि अगर 2 राज्यों को तोड़ना है, उनसे किसी भाग को अलग करना है या नए राज्य का गठन करना है तो उसके बारे में अनुच्छेद 3 में कहा गया है। मीन्स इंग्लिश में कहें तो बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज बाय ऑर्डर ऑफ
पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, सॉरी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही पॉसिबल हो सकता है, डायरेक्ट इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहले ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही पास होगा, तो इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहेगा, जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तभी नए राज्य का गठन हो सकेगा या नए राज्य को तोड़कर कोई अन्य राज्य बनाया जा सकेगा। तो अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों के गठन, उनमें तोड़ मोड़ करना, उनको जोड़कर किसी अन्य राज्य की घोषणा करना, एकजुट करना, इसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 3 क्लियर हो गया। चलिए आइए देखते हैं। अगर अनुच्छेद 3 की बात करें तो कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी कि इन 1958 में, एग्जाम्पल के तौर पर इन 1958 में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट विवाद हुआ, जिसमें बेरूबौरी जो संघ क्षेत्र था, जो बेरूबौरी संघ क्षेत्र था वो हमें पाकिस्तान को देना पड़ा। और इसके बाद में ये जो हुआ वो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1960 में। एज पर दिस, ये जो 9वां भारतीय संविधान संशोधन हुआ 1960 में, उसी के द्वारा बेरूबारी को पाकिस्तान को दे दिया गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद में 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अभी हाल ही में 2015 में हुआ था, जिसमें हमें कुछ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ हमारा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और इसमें क्या हुआ, बांग्लादेश को हमें इंडिया के 111 गांव देने पड़े और बांग्लादेश की तरफ से 51 गांव भारत को मिले। कुछ क्षेत्र ऐसे थे, विवादित थे, डिस्प्यूटेड थे, उसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए भारत ने अपने 111 गांव बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने अपने 51 गांव भारत को दे दिए। तो आपको आर्टिकल 3 से ही रिलेटेड ये सारी घटनाएं हुई जो मैंने बता दी हैं। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में उल्लेखित है किसी भी कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और इस तरह के पूरक आकस्मिक भी हो सकते हैं और परिणामी प्रावधान संसद में प्रतिनिधित्व के प्रावधानों के साथ इस तरह के कानून से प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल या विधानसभाओं में के रूप में संसद आवश्यक हो सकता है। आर्टिकल 4 की बात करें, इफ अ लॉ इज मेड अफेक्टिंग आर्टिकल 3 दैट कैन बी डन बाय एन ऑर्डिनरी बिल, मीन्स अगर आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनता है तो वह साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। मीन्स ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 या 3 में कोई भी अगर कानून बनता है, कोई भी चीज़, तो भी एक साधारण विधेयक पार करके भी बनाया जा सकता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है कि यदि आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनता है तो वह साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। ये बात आर्टिकल 4 में कही गई है। अच्छा, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें ये लागू नहीं होता था पहले, लेकिन अब ये लागू होगा क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी में आ गया है। अगर एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स की बात करें, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर हमेशा आवाज़ उठती रही हमारे देश में और ये जो पुनर्गठन का तरीका है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी एसके धर की, जिसकी समिति ने कि राज्यों का पुनर्गठन वो भाषाओं आधार पर ना होकर एक प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एज पर शेड्यूल 1 की बात करें तो दे आर 4 कैटेगरी, स्टेट की 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर अनुसूची 1 की बात करें, नंबर 1 वो जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 9। नंबर 2 वो राज्य थे जिनका निर्माण देसी रियासतों के विलय से हुआ। कई देसी रियासतें भारत सरकार के अंदर विलय हो गई भारत संघ में, तो जो नए राज्यों का निर्माण हुआ वे राज्य दूसरे सूची में रखे गए, दूसरे टाइप के जो देसी रियासतों के विलय से बने थे। टाइप सी में वो रखे गए जो केंद्र शासित क्षेत्रों से बने और टाइप डी में वो रखे गए थे, टाइप डी में जो था वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड था, क्योंकि उस समय उस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। 1948 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एसके धर की 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, उसमें जो एसके धर थे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे
उन्होंने साफ इससे मना कर दिया। इसके बाद देखते हैं, धारा आयोग ने निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। मीन्स उसी को लेते हुए, वही जो श्रीधर की आयोग की रिपोर्ट थी उसी को मानते हुए 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ और उस जयपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनल सिक्योरिटी, यूनिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को आधार मानकर स्टेट का जो गठन होगा उसको आधार माना। किस चीज़ों को? एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, यूनिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को माना। इसके बाद उसी के बाद बनी जेपीपी कमेटी। नेहरू, पटेल और सीतारमैया ने जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी ने पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। जेवीपी कमेटी के 3 मेंबर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों की कमेटी में ये बनना स्टार्ट हुआ। इसके बाद आंदोलन जब हो गया, आंदोलन करने वाले व्यक्ति कौन थे? पोटी श्रीरामुलु। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु जी की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु वाकई में बहुत आघात पहुंचा वहां के भाषाई लोगों को। और रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए पृथक एक आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा कर दी। एक नया राज्य, पहला भाषाई आधार पर राज्य बना, वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष अफजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पड़यक्कर थे। तो 20 ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। जो मुख्य थे, इसके अध्यक्ष थे, वो अफजल अली थे। इनका नाम आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। मीन्स जब ये जुलाई में 1956 में जब एक कमेटी बनी, वो बना 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, जिसके 4 कैटेगरीज थी। जो 4 कैटेगरी जो पहले भारत की आज़ादी के समय थी, ब्रिटिश प्रांत, अभी मैंने बताया देश थी, रियासतों से विलय, अंडमान निकोबार, ये सारी जो 4 कैटेगरीज थी उन सबको खत्म कर दिया गया और नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो उस पुनर्गठन में 14 नए राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। 1956 में बात करें, नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कैरिकल को भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की, उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को प्रथम परिशिष्ट के शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। अगर जो 14 नए स्टेट बने उनकी बात करें तो नाम थे, सबसे पहला स्टेट था असम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस मीन्स केंद्रीय प्रांत जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस मीन्स संघ प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मद्रास, मैसूर देशी रियासतों से अलग होकर बना था जो कर्नाटक राज्य है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 14 राज्यों का निर्माण हुआ, पुनर्गठन हुआ। 6 यूनियन टेरिटरीज जो बनी 1956 में वो थी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। उसके बाद 1956 में यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी जो फ्रांसों का उपनिवेश था उससे अलग आकर बनी। 1961 में गोवा और दमन द्वीप अलग किया गया, वो बना यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद 1960 में 15वां स्टेट बना गुजरात, जो किससे अलग किया गया? बॉम्बे से। बॉम्बे
राज्य से अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य 1960 में बन गए। इसके बाद बात करते हैं 1963 की। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1063 है, 1963 होगा। 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषा एवं हरियाणा हिंदी भाषा के 2 राज्य बना दिए गए। 17वां स्टेट बना हमारा हरियाणा। हरियाणा किससे सेपरेट हुआ? पंजाब से, और 2 राज्य बन गए। एक तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज बनी और हरियाणा एक अलग स्टेट बना दिया गया। इसके बाद बात करते हैं 1971 की। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद में ये बना 18वां राज्य। फिर इसके बाद में 21 जनवरी 1972 ईस्वी में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 19वां राज्य हमारा मणिपुर बना, 20वां राज्य हमारा त्रिपुरा बना और 21वां राज्य बना हमारा मेघालय। ध्यान दीजिएगा, एक एक सीरियल वाइज बताता चलूंगा। बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। दोबारा आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगला जो राज्य बना, 22वां राज्य बना सिक्किम। 1975 में 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 36वां भारतीय संविधान संशोधन हुआ और उसमें बना 22वां राज्य सिक्किम। सिक्किम के बनने के बाद 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब गोवा भी एक क्या स्टेट बन गया। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तरांचल 27वां राज्य और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना। और उसके बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्य बने और 26 जनवरी 2020 को जो सबसे लास्ट रिसेंटली अपडेट है स्टेट के पुनर्गठन को लेकर, वो सबसे रिसेंटली अपडेट यही है कि 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो अगर वर्तमान समय की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमें इतनी सारी बातें याद रखनी है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद की। ये एक नया टॉपिक आ जाता है हमारे लिए, ये भी आप भाग 1 से ही संबंधित है। भारत में राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों की देखरेख, राज्यों के समझने के लिए भाषाई आधार एवं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के आधार है उनको समझने के लिए हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। भारत में गठित 5 क्षेत्रीय परिषदों का सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र। नए राज्यों के गठन वर्ष को एक बार क्रम से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर एवं त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड 2000 और तेलंगाना 2014 और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 नई यूनियन टेरिटरीज दोस्तों 2019 एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप जो यहाँ पर नई मेंशन है वो 2020 में 26 जनवरी को एक मिक्स करके एक नया यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। अभ्यास प्रश्न जरूर मैं लेके आता हूँ कुछ, ताकि आपका आज का सेशन में जो भी आपने सीखा वो आपको रिवाइज हो सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किस बारे में जानकारी प्रदान की गई? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत को संघ में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है। आर्टिकल 1 में मैंने बताया था भारत, जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 1 में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 में। मीन्स केंद्र सरकार या सरकार जो भारत संघ है, इसके राष्ट्रपति की अनुमति से भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद नए राज्यों का गठन वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद नेक्स्ट पॉइंट, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद साधारण बहुमत से किसी भी नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश में संसद में पेश किए जाएंगे। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 1? अनुच्छेद 3 में। दोस्तों अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है कि संसद साधारण बहुमत से किसी भी नए राज्य का गठन या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में पेश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए विधि अनुच्छेद 368 में परियोजना के लिए संविधान के संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ऐसा किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 1? दोस्तों आपको बता दूं, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजना के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस.के. दत्त, डॉक्टर जी ऑस्टिन या वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जी ऑस्टिन। आपको ये फैक्ट है जो याद रखना है। क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है? हाँ, संविधान में संशोधन करके, नहीं राष्ट्रपति के आदेशानुसार या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, हाँ संविधान में संशोधन करके। जैसे अभी हाल ही में 2015 में हमने बांग्लादेश से एक लैंड एग्रीमेंट किया और उसमें हमने भारत ने अपने 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए और कुछ गांव करीब 56 या 60 के आसपास जो गांव थे वो भारत को मिल गए। तो ये हमने भारत में संविधान में संशोधन करके ऐसा किया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से वेरूवाली संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया? 9वें संविधान संशोधन 1960, 12वें संविधान संशोधन 1975, 18वें संविधान संशोधन 1988 या 9वें संविधान संशोधन 1990? दोस्तों अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि 9वें संविधान संशोधन 1990 में इसका सही आंसर ऑप्शन ए 9वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा। इसका यहां पर गलत दिया हुआ, आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 9वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा बेरीवाली संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 27 नवंबर 1947 को भाषी प्रांत आयोग का गठन किया? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या पट्टाभी सीतारामैया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 सदस्य भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, न्यायमूर्ति श्री एस.के. धर, पट्टाभी सीतारामैया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी न्यायमूर्ति श्री एस.के. धर। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 25 दिसंबर 1948, 12 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, 18 दिसंबर 1948? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1948। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। यह सुझाव कौन से आयोग ने दिया था? प्रारूप समिति ने, भाषाई प्रांत आयोग ने, जेबीपी समिति ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भाषाई प्रांत आयोग ने। दोस्तों अभी हाल ही हमने आपको बताया था कि भाषाई प्रांत आयोग ने भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को महत्वता दी और कहा था, मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन हेतु धर आयोग के मध्य नजर किस समिति का गठन किया गया? भाषाई प्रांत आयोग, जेबीपी समिति, प्रारूप समिति, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जेबीपी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या पट्टाभी सीतारामैया, या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार करके व्यापक जन आग्रह पर विचार किया जाना चाहिए, यह सुझाव किस आयोग ने दिया? जेबीपी समिति, भाषाई प्रांत आयोग, प्रारूप समिति, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको बता दूं अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार करके व्यापक जन आग्रह पर विचार किया था और उसके बाद आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के सारे टॉपिक। भाग 1 में मैंने जो भी थी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें आज आपके बीच में लेकर उपस्थित हुआ और डिस्कस की। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से लिंक कॉपी करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आज के वीडियो के आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से लिंक कॉपी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दिए। दोस्तों तो ये था हमारा आज का टॉपिक भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा, नए टॉपिक के साथ आपके बीच बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज को देखते रहिए।